हेलो, थैंक यू फॉर क्लिकिंग दिस वीडियो। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं ये वाला टॉपिक दैट इज़ रेपो ऑपरेशंस। ठीक है, तो हम वही अपनी वीडियो कंटिन्यू कर रहे हैं मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी में हमने पढ़ा था कि क्वांटिटेटिव टूल्स होते हैं। क्वांटिटेटिव टूल्स में हमने CRR SLR पढ़ लिया। कुछ डिफरेंट टाइप के रेट्स होते हैं उसके बारे में भी हमने पढ़ लिया, जैसे कि लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी होता है, मार्जिनल स्टैंडर्ड फैसिलिटी होता है, बैंक रेट होता है, स्टैंडर्ड डिपॉजिट फैसिलिटी होता है। ठीक है, तो आज के टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं LTRO दैट इज लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस, ऑपरेशंस ट्विस्ट, SLTRO और ऑन टॉप क्या होता है। ठीक है, तो ये कुछ टॉपिक रहेंगे। ये एक्चुअली जो रेपो ऑपरेशंस है कहीं ना कहीं ये टाइम टू टाइम जो हमारा RBI रहता है वही परफॉर्म करता है। उसको मार्केट में स्टेबलाइजेशन लानी होती है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हमने बात करी, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए अलग अलग चीज़ें जो हैं वो RBI यूज़ करता है। ये भी कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें भी कुछ ना कुछ ऐसे ही तरीके होते हैं जिससे RBI जो है मार्केट में स्टेबलाइजेशन ला सकता है। तो आज का टॉपिक में हम यही चीज़ें पढ़ेंगे। सो पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं और LTRO, TLTRO और SLTRO के बारे में पढ़ते हैं कि ये क्या होता है। ठीक है, देखो हमने टोटल जो रेपो ऑपरेशंस के डिविजन्स करें, इससे पिछली वाली जो स्लाइड मैंने आपको दिखाई थी उसमें हमने पढ़ा कि रेपो ऑपरेशंस में हम 6 चीज़ें मोस्टली पढ़ेंगे। दैट इज़ LTRO क्या होता है, TLTRO क्या होता है, SLTRO क्या होता है और ओपन मार्केट ऑपरेशन, ऑपरेशन ट्विस्ट, ऑन टाइप वगैरह वो सब टॉपिक। सबसे पहले हम ये 3 टॉपिक एक साथ पढ़ेंगे बिकॉज ये तीनों कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टेड है। ओपन मार्केट ऑपरेशन, ऑपरेशन ट्विस्ट जो है वो भी कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टेड है, बट वो थोड़ा सा डिफरेंट, थोड़ा सा सेंस में डिफरेंट हो जाएगा। ये तीनों मिलते जुलते हैं, जैसे आपको देख के पता चल रहा होगा। ये सिंपल LTRO है, ये TLTRO है, ये स्पेशल LTRO है। तो यहाँ मैंने इसे लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस लिख दिया, टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन, स्पेशल लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस। ठीक है, अब क्या होते हैं। अब मेरे को एक चीज़ बताओ, आपके दिमाग में ये तो आया होगा सबसे पहले, जो रेपो रेट होता है या कहीं ना कहीं हम सिंपल बोल सकते हैं जो रेपो लोन्स होते हैं, उसमें क्या होता है कि RBI क्या करता है, बैंक्स को लोन देता है। और उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जिसने मेरी इससे पहले वाली इकोनॉमिक सीरीज़ की स्टार्टिंग से लेक्चर 1 से अगर किसी ने वीडियो नहीं देखी है, मैं रिक्वेस्ट करूँगा उससे कि वो पहले फर्स्ट वीडियो से सारी वीडियोस एक सीरीज़ में देख के आए। क्योंकि अगर आपको ये जो आपका इकोनॉमिक्स है ये पूरा ख़त्म करना है UPSC का सिलेबस, तो उसके लिए बेस्ट रहेगा। और मेरी ये जो सीरीज़ चल रही है ये प्रॉपरली टर्म बेस्ड चल रही है, कि इसमें मैं टर्म बेस्ड पढ़ाता हूँ। जो जो स्पेसिफिक टर्म्स होंगी जो न्यूज़पेपर में रहेंगी या मंथली मैगजीन्स में रहेंगी, मेरा काम है उनको पढ़ाना। क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चे उसी में मात खाते हैं, वो टर्म्स ही नहीं पता होता है उनका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। अब देखो, मैं बात करता रेपो रेट या रेपो लोन्स की। उसमें क्या होता है कि RBI जो है वो कहीं ना कहीं बैंक्स को लोन देती है। जब वो लोन देती है उनको लोन रेट को कहा जाता है, जैसे हमें इंटरेस्ट रेट पे देती है ना, उसको जो RBI जब बैंक्स को देती है उसको रेपो रेट कहते हैं। ये तो सबको पता होगा, जिसने मेरी स्टार्टिंग से नंबर 1 से वीडियो देखी उसको तो पता होगा। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, जब RBI में बैंक्स का एक्स्ट्रा पैसा जो है बैंक्स जमा कराएंगे उसको रिवर्स रेपो रेट, ये भी सबको पता होगा। अब जब हम रेपो लोन्स की बात करते हैं, कहीं ना कहीं इनकी जो वैल्यू रहती है ये कहीं ना कहीं अप्रोक्सीमेटली 1 दिन से लेके 14 दिन तक रहती है। कि एग्जाम्पल मतलब इसका 1 से 14 दिन का मतलब क्या है कि आप बैंक में जाते हो लोन लेने, तो आप तो ऐसा तो नहीं होता नहीं कि आप बोलोगे 1 दिन के लिए चाहिए। आप क्या करते हो, 1 साल के लिए, 6 महीने के लिए, 2 साल के लिए, ऐसा रहता है। पर कहीं ना कहीं जब हम रेपो रेट की बात करते हैं, जब बैंक्स लोन लेते हैं RBI से, तो वहाँ बात होती है कि हम 1 से 14 दिन के लिए लेंगे, इतना ही टाइम रहता है मोस्टली रेपो रेट में। पर अब लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस का मतलब क्या है, कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ दिमाग में रखनी है। ये चीज़ें आई कब थी, ये चीज़ें आई थी जब आत्मनिर्भर भारत लाया गया था इनिशिएटिव। उसमें क्या था कि कहीं ना कहीं कोविड-19 की वजह से लोग डरे हुए थे बिजनेस करने से, कहीं ना कहीं कि डूब ना जाए पैसा। फिर वहीं दूसरी तरफ बैंक्स जो थे वो भी डरे हुए थे कहीं ना कहीं कि हमारा पैसा ना डूब जाए। तो कहीं ना कहीं उन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने ये चीज़ें स्टार्ट करी थी 2020 में। ठीक है, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये रेपो ऑपरेशंस क्या होते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस में क्या होगा, आपको ये तो समझ आ गया होगा कि लॉन्ग की बात कर रहे हैं तो लंबा रहेगा। लंबा रहेगा तो कैसा लंबा रहेगा,
कि कुछ पीरियड के लिए रहेगा, जो कि 1 से 14 दिन तो नहीं होने वाले, उससे ज़्यादा ही होंगे। तो जो हम लोग लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस की बात करते हैं, ये अप्रोक्सीमेटली आप लगाओ कि 1 से 3 ईयर्स तक रहता है, कि मिनिमम 1 साल रहेगा और मैक्सिमम 3 साल रहेगा। ठीक है। अब इसमें मतलब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, मतलब प्रॉपर जो मेन टॉपिक हम पढ़ रहे हैं उसका मतलब क्या है, उसका मतलब यही है कि जैसे रेपो रेट में आरबीआई लोन देता है बैंक्स को 1 से 14 दिन के लिए, यहाँ पे लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस में क्या करेगा, आरबीआई लोन देगा बैंक्स को। ठीक है, कहीं ना कहीं उनको लालच देगा, बोलेगा आप मेरे से कम इंटरेस्ट पे ले लो, पर आप लोन लो मेरे से। ठीक है, आरबीआई बोलेगा जिसको भी लोन लेना है, एग्जाम्पल के तौर पे आरबीआई बोल रहा है कि मेरे पास एक्स अमाउंट है, मेरे पास 10,000 करोड़ है, तो मैं लोन देना चाहता हूँ। तो आरबीआई बोलेगा कि किसी को भी अगर मिनिमम लोन लेना है तो वो 1 करोड़ का मेरे से ले सकता है मिनिमम, उससे ज़्यादा तो कितने भी ले सकते हो, तो आप मेरे से लोन ले लो। और वो पीरियड कम नहीं रहेगा, 14 दिन तक नहीं रहेगा, वो 1 से 3 करोड़ रहेगा। अब इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे ये फ़ायदा होगा कि हमने जब कल के टॉपिक में, परसों के टॉपिक में इन्फ्लेशन की बात करी थी, हमने उसमें जाना था कि आरबीआई को जब इन्फ्लेशन कंट्रोल करनी होती है, आरबीआई कहीं ना कहीं रेपो रेट बढ़ा देता है। उससे क्या होता है कि बैंक्स जो है वो लोन नहीं ले पाएंगे आरबीआई से। ठीक है, क्योंकि उनको इंटरेस्ट रेट ज़्यादा पड़ रहा है, तो बैंक जब लोन नहीं ले पाएंगे तो बैंक्स के पास ज़्यादा पैसा नहीं होगा, बैंक्स हम लोगों को लोन नहीं दे पाएंगे। अगर बैंक्स हम लोगों को लोन नहीं दे पाएंगे, हम लोग पैसा नहीं खर्च पाएंगे, हम लोग पैसा नहीं खर्च पाएंगे, इकोनॉमी स्लो हो जाएगी, तो वापस से डिफ्लेशन वाली चीज़ आ जाएगी, इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगी। तो ये रेपो ऑपरेशन गवर्नमेंट करती रहती है, सॉरी आरबीआई करती रहती है। कहीं ना कहीं एलटीआरओ में अगर हम मार्केट में पैसा इन्फ्यूज़ कर रही है कौन, आरबीआई, तो इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं मार्केट जो है वहाँ पे डिफ्लेशन चल रही है, इकोनॉमी स्लो चल रही है, उसको वापस से चीज़ मतलब प्रॉपर वे में लाने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं बैंक डर रहे थे कोविड-19 के टाइम पे लोन देने से कि हमारे पास पैसा भी कम है, और मैक्सिमम बैंक्स ने तो रिवर्स रेपो रेट में आरबीआई में पैसे जमा करा दिए थे कि वहाँ से थोड़ा बहुत इंटरेस्ट रेट मिलेगा और सेफ रहेगा। तो इन्हीं चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए कि इकॉनमी थोड़ी सी तेज़ हो, आरबीआई जब बैंक्स के पास पैसा आएगा, बैंक्स भी आगे जाके लोगों को लोन्स देगी और इकॉनमी अपने वे में आएगी, यही चीज़ जो है आरबीआई ने कहीं ना कहीं स्टार्ट करी गई थी। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस। इसमें सिंपल यही है कि आरबीआई जो है वो बैंक्स को लोन देगी, कुछ इतना क्वांटिटी का आरबीआई ने रखा होगा कि इसी में से ये टोटल मिला के जो है हर एक बैंक को मिला के इतना लोन देना है, ताकि ये जो पैसा है मार्केट में चले जाए और इकॉनमी थोड़ा सा स्टेबल हो जाए। ठीक है, अब कहीं ना कहीं इसका जो इंटरेस्ट रेट रहा था उसमें वो रहा था एनुअली कंपाउंडेड एनुअली। आपको मोस्टली क्वांट्स तो आता ही होगा, उसमें आपको पता होगा कंपाउंडेड एनुअली का क्या मतलब होता है, मैं उधर डीप नहीं जा रहा। ठीक है, बात करते हैं टारगेटेड लॉन्ग टर्म ऑपरेशंस, कहीं ना कहीं इसके मिलते जुलते हैं। इसका भी सेम था कि 3 साल तक का ये भी लोन रहेगा। अब इसमें क्या था, आरबीआई ने इसमें भी सेम रेट बोला, पर इसमें एक चीज़ थी कि यहाँ पे कंपाउंडेड एनुअली रेट इंटरेस्ट रेट नहीं होगा। इसमें आरबीआई ने बोला कि हम लोग कहीं ना कहीं फ्लोटिंग रेट रखेंगे। अभी फ्लोटिंग रेट क्या होता है कि आरबीआई कभी भी टाइम के साथ जब भी सिचुएशन चेंज हो तो कहीं ना कहीं बढ़ाया घटा सके इंटरेस्ट रेट को। ठीक है, मार्केट को नज़र में रखते हुए कि मार्केट बूम हो रही है, तो आरबीआई इंटरेस्ट रेट जो है कहीं ना कहीं बैंक्स को बोलेगी कि आप कम दे दो। जब मतलब उस हिसाब से आरबीआई कर देती है, हमें डीप नहीं जाएंगे, मैं शायद से गलत बोल दिया, पर आप उसमें मत जाओ। आप इतना याद रखो कि कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस में जो इंटरेस्ट रेट होता है वो फ्लोटिंग रेट होता है। इसमें भी आरबीआई सेम करेगी, पर इसमें टारगेटेड होगा। टारगेटेड इन द सेंस, अब देखो टारगेट किसको बोलते हैं, यहाँ मैं खड़ा हूँ, यहाँ आप खड़े हो, मेरे पास गन पड़ी है, तो मैं गन से क्या करूँगा, आपको टारगेट करूँगा। तो मतलब आपके इधर पे पेड़ होगा, यहाँ पे कोई आपका फ्रेंड खड़ा होगा, यहाँ पे और कोई चीज़ होगी, पर मैं टारगेट किसको कर रहा हूँ, आपको कर रहा हूँ। मतलब मैं एक स्पेसिफिक चीज़ को टारगेट कर रहा हूँ, एक ये स्पेसिफिक चीज़ है, तो स्पेसिफिक चीज़ को टारगेट कर रहा हूँ, मतलब एक आपको टारगेट कर रहा हूँ तो एक स्पेसिफिक चीज़ है, मतलब इसमें भी कुछ ना कुछ स्पेसिफिक होगा टारगेट अगर मैं किसी को कर रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं इसमें जो टारगेट था गवर्नमेंट का, वो बॉन्ड मार्केट थी, वो सिक्योरिटीज़ वाली मार्केट थी, जीसेक वाली मार्केट थी। ठीक है, कहीं ना कहीं वो म्यूचुअल फंड्स वाली मार्केट थी, वो एनबीएफसी की मार्केट थी। इस तरह से आप बहुत चीज़ आ सकते हो। ये जो सारी मार्केट थी, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज वाली बॉन्ड मार्केट थी, तो बैंक्स को ये बोला गया कि मैं आपको एक्स अमाउंट दूंगा, पर आपको इसका कुछ हिस्सा जो है, ये X% जो है, वो आपको बॉन्ड मार्केट या जीसेक या म्यूचुअल फंड्स या एनबीएफसी में आपको ये डालना पड़ेगा। क्योंकि आप सबको ये पता होगा कि हमारा जो सेंसेक्स है और निफ्टी है,
ठीक है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का कौन सा है, सेंसेक्स है, ठीक है। और जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है हमारा दिल्ली में, उसका क्या है, निफ्टी है, ठीक है। तो ये सारी जो मार्केट्स है, मतलब ये जो शेयर मार्केट है, कहीं ना कहीं जब ये चलती है तो इकॉनमी बूम उसी हिसाब से होती है। तो जब तक वहाँ पे ज़्यादा लोग कहीं ना कहीं कतरा रहे थे कोविड के टाइम पे, सेम गवर्नमेंट ने यही बोला कि लोग नहीं डाल रहे हैं पैसे, तो चलो बैंक तुम लोग ही डालो, मैं तुम्हें लोन देता हूँ लंबे लंबे सालों के लिए, 3 सालों के लिए, और तुम बॉन्ड मार्केट इसमें कुछ परसेंट डालो कि मार्केट जो है कहीं ना कहीं कंट्रोल में आ जाए, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द TLTRO। आई थिंक सो आपको ये भी अच्छे से समझ आ गया होगा। मैं बहुत बेसिक सेंस में ट्राई कर रहा हूँ आपको समझाने का, होप सो आपको ये समझ आ रहा होगा। अब स्पेशल लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस, ये कौन सी कथा है? ये कोई कथा नहीं, सेम है, 3 इयर्स। इसमें एक चीज आ जाएगी, ओनली, स्पेशल लिखा है ना, स्पेशल मतलब ओनली स्मॉल फाइनेंस बैंक्स। अब ये स्मॉल फाइनेंस बैंक क्या होता है हम इसको बाद में अच्छे से पढ़ेंगे। मैंने आपको पहले ही बोला था, जैसे हम लोग जब बैंक की क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, हम वहाँ पे पढ़ेंगे कि स्मॉल फाइनेंस बैंक्स क्या होते हैं। वहाँ पे ही मोस्टली इनका यही काम होता है कि जो भी स्मॉल इंडस्ट्रीज वगैरह रहेंगी कहीं ना कहीं, मतलब जो पिछड़े हुए लोग हैं, कहीं ना कहीं स्मॉल फाइनेंस बैंक उन्हीं को फाइनेंस करता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ओनली स्मॉल फाइनेंस बैंक्स को कुछ पैसा दिया जाएगा और उनको बोला जाएगा तुम कहीं ना कहीं स्पेशल लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन से तुम स्पेशल लोन्स दो। किसको दो? तुम लोग माइक्रो MSMEs को लोन दो, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को लोन दो, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है उसको लोन्स दो, अनऑर्गेनाइज सेक्टर है उसको लोन्स। तो कहीं ना कहीं ये भी एक तरीका था RBI का कि वो बूस्ट करा सके। इसमें ज़्यादा इतना नहीं है। आपको अगर इसके रिलेटेड कभी क्वेश्चन आएगा भी, वो सिंपल यही आएगा कि कहीं ना कहीं ये किसका हिस्सा है। ये सारे जो हैं ये ओपन मार्केट ऑपरेशंस में इंक्लूड होते हैं, और ये ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या होते हैं वो अभी हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। होप सो आपको इतना समझ आ गया होगा। और अगर सारी वीडियो समझ आ रही हैं, टॉपिक आपको अच्छे से समझ आ रहे हैं, तो लाइक करके और कमेंट करके मेरे को बता देना, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक में मूव ऑन करते हैं। देखिए, OMO इसको बोलते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशंस। तो आपको दिमाग में आएगा ये कौन सी बला का नाम है। देखो, RBI क्या करती है, मैंने आपको बताया कि मनी सप्लाई या फिर हम बोलो इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए RBI कुछ ना कुछ लेन देन करती रहती है। पर कहीं ना कहीं RBI जो है वो मार्केट में इंटरवीन तभी करती है, ज़्यादा इंटरवीन ये नहीं कि पूरे साल लगी रहे RBI कुछ ना कुछ कर रही हो। जब मार्केट में स्लो डाउन आ जाए या बहुत बूस्ट आ जाए, तो कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए ही RBI आगे आती है। बाकी RBI कहीं ना कहीं मार्केट पे छोड़ देती है, उसको बोलती है तुम जिस हिसाब से चलना है तुम्हें चलो, ठीक है। अभी ओपन मार्केट ऑपरेशन कहीं ना कहीं स्टार्ट हुआ था कोविड के टाइम पे ही, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ खराबियां आ रही थी, ठीक है। तो RBI ने क्या करा, RBI ने बाय, खरीदना, सेल, बेचना, RBI ने खरीदना और बेचना शुरू कर दिया। किसको? G6 को। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या होती हैं, जिसने मेरी पुरानी वीडियो देखी है उनको पता चल जाएगा, जो कंटिन्यूसली देख रहा है, बिकॉज मैं अगर इस पे पढ़ाने लग गया लंबी वीडियो हो जाएगी। G6 चलो छोटे वे में बता देता हूँ। G6 क्या होता है कि गवर्नमेंट को जब पैसा उधार चाहिए होता है, गवर्नमेंट मतलब बीजेपी जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट है हमारी, बीजेपी को पैसा चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको पैसा चाहिए, तो वो RBI को G6 देगा और RBI उनको पैसा छाप के देगी। G6 पे ये लिखा होगा कि इतना इंटरेस्ट रेट रहेगा, इतने साल के लिए रहेगा, इतना पैसा रहेगा, और मैं आपको, अगर मेरे को आप अभी 100 रुपये दे रहे हो तो मैं आपको 110 रुपये वापस दूंगा। ये सब G6 पे लिखा होगा, और ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज RBI को देगा, तो RBI पैसा छाप के देगा किसको? गवर्नमेंट को, बीजेपी को, ठीक है। तो ये होते हैं G6। RBI क्या करती है? बाय करती है, सेल करती है G6 को, क्या करने के लिए? मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए। अब मनी सप्लाई को क्यों कंट्रोल करना है? दोबारा से वहां ही आ जाएंगे, मनी बहुत ज़्यादा मार्केट में हो जाएगी तो इन्फ्लेशन आ जाएगी, मनी सप्लाई बहुत कम मार्केट में हो जाएगी तो डिफ्लेशन आ जाएगी। तो RBI को क्या करना है? अगर इन्फ्लेशन आ गई, लोगों के पास पैसा बहुत ज़्यादा है, तो RBI क्या करेगा? RBI जो है कहीं ना कहीं बहुत पैसे को खींचने का ट्राई करेगा। RBI जो है वो मार्केट से क्या करेगा? पैसे को खींचेगा अपनी तरफ, और पैसे को मार्केट से खींचने के लिए अपनी तरफ कि लोगों के पास बहुत पैसा आ गया, अंधाधुंध पैसा आ गया, लोग धड़े दबादब चीज़ें खरीद रहे हैं और महंगाई बहुत ज़्यादा होती जा रही है,
तो आरबीआई परेशान हो गई। तो आरबीआई क्या करेगी, आरबीआई का मेन काम यही है कि वो मार्केट से पैसा खींचेगा, और मार्केट से पैसा खींचने के लिए आरबीआई क्या करेगी, जो आरबीआई के पास G-Secs होंगे, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होगी, वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ आरबीआई मार्केट में सेल पे लगा देगा कि ये रहो गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ये लो 100 रुपये की। तो वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी जब आप अमीर हो तो आप खरीद लोगे, आप पे हो, आपने ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी 100 रुपये की खरीद ली, तो आपका जो 100 रुपये है तो वो किसके पास जाएगा, आरबीआई के पास। तो आरबीआई के साथ जब 100 रुपये चला गया तो मार्केट से कितना रुपये कम हो गया, -100 रुपये। तो कहीं ना कहीं ऐसे जब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आरबीआई बेचती रहेगी मार्केट में, अपने पास आरबीआई के पास पैसा आता रहेगा, मार्केट में G-Sec जाता रहेगा, तो कहीं ना कहीं जो मनी सप्लाई मार्केट में होगी वो कंट्रोल में आ जाएगी, पैसे मार्केट में कम हो जाएंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं जब लोग ये G-Secs खरीद रहे हैं तो उनको पता है अगर हम 100 रुपये जमा कराएंगे हमें 110 रुपये वापस मिलेंगे, तो लोग पैसा जमा कराने लग जाएंगे। जब लोग पैसा जमा कराने लग जाएंगे, लोगों के पास कम पैसा रहेगा, जब लोगों के पास कम पैसा रहेगा लोग कम चीज़ें खरीदेंगे, लोग कम चीज़ें खरीदेंगे, तो कहीं ना कहीं जो इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा हो गई थी, महंगाई ज़्यादा हो गई थी, लोगों के पास पैसा कम हो गया, तो लोग चीज़ें खरीदना भी कम कर देंगे। सो इस तरह से इसका जो वाइसा वर्सा रहेगा कि आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ बाय कब करेगी, उसका भी चलो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि जैसे ये आरबीआई है और यहाँ पे आप हो, आपका नाम है ए, ठीक है। तो क्या हो गया, मार्केट में बहुत डिफ्लेशन चल रही है, मतलब चीज़ें बहुत सस्ती सस्ती बिक रही हैं। सस्ती सस्ती इसलिए बिक रही है बिकॉज लोगों के पास पैसा ही नहीं कुछ खरीदने के लिए। तो आरबीआई क्या करेगा, आरबीआई बोलेगा कि मैं ना आपको 100 रुपये देता हूँ, ठीक है, तो आपके पास जो G-Sec है वो मेरे को दे दो। आप क्या करोगे, आपके जो G-Sec रहेंगे, या कहीं ना कहीं आरबीआई आपको फायदामंद ऐसा रहेगा, बोलेगा चलो मैं आपको 100 रुपये का ना, तो मैं आपको 108 देता हूँ, या कुछ भी इस तरह का आरबीआई करेगा, तो आप मजबूर हो जाओगे, आप गवर्नमेंट आरबीआई को वो जो G-Sec रहेगा वो बेच दोगे। जब आप वो G-Sec आरबीआई को बेच दोगे, आरबीआई आपको 108 रुपये देगा। अब आप 108 को क्या करोगे, ठीक है। कहीं ना कहीं ये जो देखो प्रैक्टिकली सोचा जाए तो ये चीज़ें इतना ज़्यादा काम इंडिया जैसी कंट्री में नहीं आती हैं। हालांकि किस हद तक मार्केट में स्टेबलाइजेशन आ जाती है, पर कहीं ना कहीं ज़्यादा फायदेमंद नहीं होती, बिकॉज जो इंडिया कंट्री है वो कहीं ना कहीं सेविंग्स पे भरोसा करते हैं। हम लोग यूएस जो भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो क्या करते हैं, अगर उन्होंने 100 रुपये उनके पास है तो वो ट्राई करेंगे कि वो 90 रुपये या फिर 99 रुपीज़ जो हैं वो खर्च दें, वो 1 रुपया सेविंग्स में रख दें। हालांकि ये उनकी थिंकिंग इसीलिए है क्योंकि उनको पता है कि अगर वो लवारिस हो भी गए तो कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयमेंट फंड्स वगैरह होते हैं यूएस जैसी कंट्रीज़ में, तो कहीं ना कहीं वो बच ही जाएंगे। पर हमारी कंट्री में क्या होता है कि अगर किसी के पास 100 रुपये है तो हम लोग क्या करते हैं, हम बोलते हैं कि हम 30 रुपये खर्चेंगे, हम 70 रुपये सेविंग करेंगे। जब 70 रुपये सेविंग करने लग गए तो 30 रुपया मार्केट में जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कहाँ बूस्टअप होगा मार्केट। अब हमें अगर उसकी तरफ जाना है कि हमें डेवलप्ड बनना है तो हमें खर्चा भी ज़्यादा करना पड़ेगा, एटलीस्ट 30 नहीं कम से कम 70 हमें मार्केट में खर्चा करना पड़ेगा, ताकि लोगों के पास पैसा जाए, उसी तरह से नई नई फैक्ट्रीज बनती जाए, उसी हिसाब से मार्केट में पैसा जो है चलता रहे, ठीक है। तो ये डेवलप्ड कंट्रीज़ की ये खासियत होती है, और डेवलपिंग कंट्रीज़ या फिर अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ की ये खासियत होती है, ठीक है। तो आपको ये समझ आ गया होगा। तो कहीं ना कहीं फ़ायदेमंद है पर उतना नहीं है, जैसे मैंने आपको बोला कुछ तो किसी हद तक फ़ायदेमंद होता है ये जो ओपन मार्केट ऑपरेशंस आरबीआई करती है। तो इससे क्या हो जाएगा, आपके पास ये 108 रुपये हो जाएंगे, कहीं ना कहीं आप एटलीस्ट 30 रुपये तो खर्चोगे ना मार्केट में, या 38 रुपीज़ तो खर्चोगे ना मार्केट में। अगर 70 रुपये सेविंग कर भी रहे हो तो 38 मार्केट में जाएंगे, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत बूस्ट मार्केट में मिलेगा। सो दिस इज़ अबाउट द ओपन मार्केट ऑपरेशंस। क्लियर है आपको? बहुत बेसिक सेंस में पढ़ाने का ट्राई किया मैंने, होप सो आपको ये थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग कि ऑपरेशन ट्विस्ट क्या होता है, ठीक है। मैं यहाँ ही पढ़ा देता हूँ, ऑपरेशन ट्विस्ट। अब देखो ऑपरेशन ट्विस्ट, जैसे हमने ओपन मार्केट ऑपरेशन कहा, ये तो बेसिक सेंस में आ गया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अब हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं ओपन ट्विस्ट के बारे में, कि आरबीआई ने ऑपरेशन ट्विस्ट करा तो इसका मतलब क्या है, ठीक है। इससे पहले आपको एक चीज़ दिमाग में रखनी है कि जब हम किसी भी बॉन्ड की यील्ड के बारे में बात करते हैं कि बॉन्ड की यील्ड कितनी होगी, वो डिपेंड करता है, यील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, नहीं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्राइस। इसका मतलब क्या है कि जितना ज़्यादा प्राइस होगा यील्ड उतनी ज़्यादा कम होगी। आपको ये तो रट्टा मार लो, ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है।
हालांकि बहुत कम चांसेस ऐसा कुछ क्वेश्चन आए भी, पर थोड़ा बहुत मैं आपको बता रहा हूँ कि ऑपरेशन ट्विस्ट मैंने देखा था कोविड के स्टार्टिंग टाइम पे, ये न्यूज़ में था, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं इसमें ये था कि यील्ड अगर कम हो जाती है तो प्राइस ज़्यादा हो जाता है, अगर यील्ड किसी गवर्नमेंट सिक्योरिटी की ज़्यादा हो जाती है तो प्राइस कम हो जाता है। ठीक है, तो इसी चीज़ को स्टेबलाइज करने के लिए ऑपरेशन ट्विस्ट लाया गया था। इसमें इस आरबीआई ने क्या करा, कहीं ना कहीं एक तरफ से आरबीआई ने अपनी कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज सोल्ड करी थी और कुछ बाय कर ली थी। अब जो गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट ने जो आरबीआई ने जो बेची थी अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, वो कहीं ना कहीं शॉर्टर टर्म की थी। ठीक है, कुछ कुछ पीरियड की ली थी, मतलब कहीं ना कहीं। अब देखो, जैसे नॉर्मल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ रहती हैं वो कितने टाइम के लिए रहती हैं? ठीक है, जो नॉर्मल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ रहती है वो 1 या 2 साल अप्रॉक्स, इतने ही, या 3 साल, इतने मैक्सिमम मैं कह रहा हूँ 3 साल के लिए रहती है। पर कहीं ना कहीं यील्ड की प्रॉब्लम पड़ रही थी मार्केट में। अब ये ऑपरेशन ट्विस्ट में यही हुआ कि आरबीआई ने जब सोल्ड करी, आरबीआई ने एक्चुअली में पहले ये बाय करी थी। देखो, मार्केट से आरबीआई ने बाय करी थी, और बाय करी थी जैसे 1 साल की गवर्नमेंट सिक्योरिटी थी, 2 साल की गवर्नमेंट सिक्योरिटी थी। पर जब आरबीआई ने इस चीज़ को बेचा था, आरबीआई ने इसी चीज़ को बेचा था लगभग 10, 11, 12 सालों के लिए। मतलब एक गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, उस पर लिखा हुआ है 10 साल के लिए है, और 8% इंटरेस्ट रहेगा। तो इससे क्या हो जाएगा, कहीं ना कहीं G-Secs जो है वो मार्केट में कम होंगे, और अगर G-Secs मार्केट में कम होंगे तो प्राइस कहीं ना कहीं स्टेबलाइज हो जाएगा। क्योंकि जैसे मार्केट में कहीं ना कहीं क्या होते जा रहा था कि जो G-Secs का प्राइस है वो बहुत बढ़ता जा रहा था, वो यील्ड बहुत बढ़ती जा रही थी। ठीक है, उस वजह से जो प्राइस है वो सस्ता हो रहा था, तो कहीं ना कहीं मार्केट में स्टेबलाइजेशन नहीं आ रही थी। तो ये इसलिए ऑपरेशन ट्विस्ट लाया गया था। इसको आप ज़्यादा डीप इतना जाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने देखा था 1-2 वीडियोस में कि पढ़ाया था, इसलिए मैंने भी सोचा कि इसके बारे में पढ़ाना चाहिए थोड़ा बहुत आपको। इसको बस इतना डीपली मत पढ़ना कि क्या है ऐसा वैसा, इतना डीप जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब मैं आपको बोल रहा था कि ऑन टैप क्या होता है। ऑन टैप, 1 मिनट, ऑन टैप लिक्विडिटी विंडोज। मेरे को इसलिए ये पेंसिल उठाना पड़ता है बिकॉज फोकस नहीं करेगा। ठीक है, फोकस हट जाएगा। अब जैसे हमने ऊपर LTRO, TLTRO, SLTRO पढ़ा था, वैसे ही कहीं ना कहीं ऑन टैप लिक्विडिटी विंडोज है। ये भी सेम है उनकी तरह, 3 साल के लिए है, सारे बैंक्स के लिए है, सबको करना है। पर इसमें भी कहीं ना कहीं स्पेसिफिक सेक्टर की बात करी गई थी। स्पेसिफिक सेक्टर इन द सेंस कि इन्होंने जैसे बोला था कि आपको जो टूरिज्म जैसी चीज़ें होंगी या फिर हेल्थ केयर जैसी चीज़ें होंगी, मतलब इन्होंने बोला था जो कंटैक्ट इंटेंसिव सेक्टर होंगे। कंटैक्ट इंटेंसिव सेक्टर्स में आ गया, जैसे टूरिज्म होता है, हेल्थ केयर होता है। कहीं ना कहीं आपको जब मार्केट में कहीं ना कहीं जब पैसा आपको निकालना है तो आपका जो टारगेटेड लोन वाला सिस्टम होना चाहिए वो कंटैक्ट इंटेंसिव सेक्टर्स को लेके होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है इतना? बस इतना ही आज के लिए रखेंगे। और मेरा तो आज यही मोटिव था कि मैं रैप ऑपरेशंस ख़त्म करूं, और वो आज ख़त्म हो गया रैप ऑपरेशंस। तो इसी के साथ जो हमारा क्वांटिटेटिव टूल्स है, जो मॉनेटरी पॉलिसी में हमारा क्वांटिटेटिव टूल्स, मैं आपको बता देता हूँ, 1 मिनट रुको। ये जो हमारा आपको दिख रहा होगा, हाँ, ये जो हमारा क्वांटिटेटिव टूल्स है इसमें मॉनेटरी पॉलिसी में क्वांटिटेटिव टूल्स, ये हमने आज ख़त्म कर दिया है। ठीक है, ये आज हमारा ख़त्म हो गया है। अब कल हमारा रहेगा कि जो क्वालिटेटिव टूल्स है, और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ेंगे। और इस सीरीज़ के साथ जुड़े रहो, लाइक सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, कमेंट करके मेरे को प्लीज़ रिकमेंड करो कैसी वीडियोस लगती हैं। मैं पढ़ता हूँ, 1-2 बंदों के कमेंट्स आते हैं रेगुलरली, मैं उनके कमेंट्स पढ़ता हूँ। तो मेरे को बताना कैसी लग रही है वीडियोस, और अगर कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा तो मेरे को उसके बारे में भी बताना। मैं नेक्स्ट टॉपिक में ट्राई करूँगा कि उसको वापस से आपको पढ़ाने की कोशिश करूँ। तो अगर अभी तक आप जुड़े हुए हो, थैंक यू वेरी मच। सो मिलते हैं कल की वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।